वो कहते हैं कि कभी कला अकेले जन्म नहीं लेती है। एक कला के साथ संघर्ष होता है, किसी के सपने होते हैं, उम्मीदें होती हैं, असफलताओं की बहुत लंबी फहरिस्त होती है। लेकिन जब कला को बड़े पर्दे पर उकेरा जाता है तो कहीं ना कहीं वो कला जो है हमेशा भर के लिए, अगर वो दमदार रही हो तो हमेशा भर के लिए आपके साथ चलती है, आपके साथ भी और आपके जाने के बाद भी। आज ऐसे ही कलाकार के बारे में मैं मोनिका ठाकुर और मेरी सहयोगी शिवांगी आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। शिवांगी, आपको वो डायलॉग याद है, हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं? आपने सुना है? आप शोले फिल्म की बात कर रही हैं जिसमें जो जेलर साहब रहते हैं वो आते हैं और कहते हैं कि आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। ये तो सिर्फ मुझे लगता है शोले फिल्म जो उनका सबसे बेहतरीन किरदार रहा था, हिट, और सबसे बड़े मुझे लगता है उनके किरदार की छाप जो है आज भी हमें याद है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से कि मोनिका, ये जो डायलॉग हमने बोला है ये ऐसा ऐतिहासिक डायलॉग है जिसके माध्यम से लोग समझ ही गए होंगे, हमारे दर्शक समझ ही गए होंगे हम बात किसकी कर रहे हैं। वो कॉमेडी जगत के एक ऐसे चेहरे थे जिन्होंने ना सिर्फ कॉमेडी की बल्कि कॉमेडी में जिस कैरेक्टर को उन्होंने निभाया है, जिन जिन फिल्मों में उन्होंने उस प्रतिभा को उकेरा है, वो फिल्में ना सिर्फ हिट हुई हैं लेकिन उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि सिर्फ फिल्में जो है हीरो हीरोइन से नहीं चलती हैं। एक साइड कैरेक्टर जो कॉमेडी होती है, दैट इज़ अ सीरियस आर्ट। बिल्कुल। और ये जो वो कैरेक्टर्स होते हैं, ये पात्र होते हैं, ये वो पात्र होते हैं जो कि उस पूरी पिक्चर को जो कि दर्शकों तक पहुंचनी है उसको एक साथ लेकर आते हैं मोनिका, और एक साथ उसे बड़े पर्दे पे वो जो कड़ी का काम होती है, ग्लू का काम होती है साथ लाने का, वो काम करते हैं। और ऐसा ही काम किया गोवर्धन असरानी ने। करीबन 5 दशक तक उन्होंने फिल्म जगत में काम किया और अपना नाम जो है इस पूरे जगत में, फिल्म जगत में कमाया है अपने काम से। बिल्कुल, देखिए, और क्योंकि वो कॉमेडी के लिए जाने चाहते थे, हर किसी के चेहरे पर उन्होंने मुस्कान बिखेरी है। लेकिन आज एक दुखद खबर जो उनके देहांत को लेकर सामने आई है कि वो अब दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। 84 साल की उम्र में उनका कल निधन हुआ। करीब 3 बजे ये शोक समाचार जो है उनके फैंस के बीच, उनके चाहने वालों के बीच आया, क्योंकि असरानी काफ़ी लंबे वक्त से बीमार भी चल रहे थे। उन्हें 3 दिन पहले आरोग्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। देखिए, हैरानी की बात तो ये है कि कल सुबह लगभग जब हम दीपावली के लिए सभी तैयारियां कर रहे थे, उनकी तरफ से भी एक पोस्ट सामने आया था। उन्होंने सभी दर्शकों को, उनके चाहने वालों को, फैंस को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी थी। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने पोस्ट किया था और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी थी। हालांकि उस समय भी वो अस्पताल में ही भर्ती थे और शाम तक, देर शाम तक ये खबर सामने आई, जिसकी वजह से हर कोई जो उनके फैंस थे, चाहने वाले थे, हर किसी के मन में एक शोक की लहर दौड़ गई है। इसमें एक दिलचस्प बात ये भी शिवांगी कहीं ना कहीं सामने आई है। हालांकि अब जो है खबरें निकल कर आ रही, उनके परिवार की तरफ से उनके व्यक्तित्व को लेकर ये खबर आई है कि वो नहीं चाहते थे कि जब उनकी मौत की खबर उनके फैंस के बीच में आए तो वो कोई न्यूज़ मीडिया तक पहुंचे, यानी कि वो कोई बहुत बड़ी टीआरपी की खबर बन जाए। वो इसे बहुत ही प्राइवेट रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि सिर्फ जो परिवार के लोग हैं उन तक ही ये खबर पहुंचे, और यही वजह रही कि जब उनका अंतिम संस्कार कल सांता क्रूज में कर दिया गया, उसके बाद मीडिया तक ये खबर पहुंची कि उनका देहांत हो चुका है। और देखिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने जो 5 दशक में, बीते 5 दशक में काम किया मोनिका, जो किरदार उन्होंने निभाए हैं उसको लेकर कई प्रतिक्रियाएं सेलिब्रिटीज़ की भी सामने आ रही हैं। अनुपम खेर जी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने सीधा तौर पे बस यही कहा कि फिल्म जगत को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए शुक्रिया। वो इसीलिए कहा क्योंकि जो जो उनके किरदार रहे हैं, चाहे वो शोले का किरदार रहा हो या फिर फिल्म बोल बच्चन में उनका किरदार रहा हो, ये तमाम किरदारों के माध्यम से जिस तरीके से उन्होंने फिल्म को बांधा, समा को बांधा, सिर्फ एक कॉमेडियन का किरदार नहीं निभाया बल्कि कई ऐसे रोल्स थे जो उन्होंने सीरियसली भी किए हैं, सीरियसली भी निभाए हैं, और बड़े ही संयम के साथ उन्होंने ये अपना जो सफ़र है वो आगे बढ़ाया, चाहे वो फिल्म जगत में हो या फिर उनकी प्राइवेट लाइफ में हो मोनिका, क्योंकि उनका सफ़र भी आसान नहीं था, काफ़ी मुश्किलों भरा था उनका सफ़र। बिल्कुल, देखिए, उनका जन्म सिंध प्रांत में हुआ था, जो
विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन उसके बाद उनका जो पूरा परिवार है वो जयपुर में बस गए थे और 1 जनवरी 1941 को उनका जन्म हुआ, जिसके बाद उनको एक मध्यम परिवार से थे, साधारण परिवार से वो ताल्लुक़ रखते थे, जो संसाधन थे वो भी बेहद सीमित थे, लेकिन अभिनय में उनकी जो रुचि थी वो बहुत ज़्यादा थी और यही वजह है कि उनको माया नगरी मुंबई वो आ गए। वो चाहते थे कि वो कुछ करें। जिस तरीके से आपने भी कहा कि बहुत ही सधे हुए कलाकार थे। पुणे में शायद उन्होंने अपनी एक्टिंग को लेकर जो है, जो अभिनय को लेकर उनकी एक रुचि थी, उसको लेकर उन्होंने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट से वहाँ पर उन्होंने जो है अपनी प्रतिभा को लेकर डिग्री भी हासिल, काम भी, डिग्री नहीं वहाँ पे मोनिका, चूंकि इतना संघर्ष में उनका जीवन था, तो देखिए मुंबई मतलब स्ट्रगल, और आज के समय से ज़्यादा उस समय जहाँ पर आपको बेहद ही कम संसाधन होते थे, सोशल मीडिया नहीं होती थी, अपनी पोर्टफोलियो बनवाने के लिए, फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए, ऑडिशंस तक पहुँचने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता था, कई बारी पैसे भी उतने नहीं मिलते थे। तो इन संघर्षों के बीच में उन्होंने FTII यानी कि फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है, वहाँ पर उन्होंने एक बतौर टीचर का, प्रोफेसर का एक जॉब ले लिया था, जिसके माध्यम से वो कम से कम अपना बेसिक खर्च निकाल पाए। तो उन्होंने इस तरीके से भी काम किया है कि साइड हसल्स करके, साइड जॉब्स करके उन्होंने अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश की, लेकिन जब एक बार नाम कमाया तो वो नाम कमाने के बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि जिस तरीके से आपने टैलेंट किया, आपने कला की बात की मोनिका, वो कला जब दर्शकों के सामने आई, फिल्म निर्देशकों के सामने आई, तो फिर वो कला दोबारा छुप ना सकी। जो उनका स्ट्रगल पीरियड था, उसके बाद में जब वो फिल्मी पर्दे पर उन तमाम हीरोज के साथ में, हीरोइंस के साथ में दिखाई दिए, तो फिर उनकी वो जगह बनती चली गई, वो जगह नहीं ख़त्म हुई, और उसके बाद 5 दशकों तक लगातार वो अपनी कला की छवि बिखेरते हुए नजर आए। और देखिए, जो जगह वो छोड़ कर गए हैं, शायद उस जगह को कोई भर नहीं पाएगा। और जिस टैलेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस कला की, जिस आर्ट की हम बात कर रहे हैं, एक वक्त था जब उनको महमूद के साथ भी कंपेयर किया जाता था। हालांकि देखिए, महमूद जो कैरेक्टर थे, जो व्यक्तित्व उनका था, बहुत जिंदा दिल था, लेकिन उतने ही असरानी जो थे, अपने व्यक्तित्व में शालीन थे, शालीनता से वो कॉमेडी करते थे। और कादर खान के साथ भी एक कैरेक्टर उन्होंने किया था तकदीर वाला में, जो बहुत फेमस हुआ था। हालांकि बहुत उसमें फेमस एक्टर एक्ट्रेसेस भी उस मूवी में थे, लेकिन बजाय इसके कि जो अभिनय वहाँ पर जो फेमस एक्टर एक्ट्रेसेस ने उस फिल्म में किया है, कादर खान और ख़ास तौर पर आपको बता दें असरानी के रोल को लेकर काफ़ी उनकी तारीफ़ की गई थी। इनफैक्ट कादर खान तो मेन कॉमेडी रोल में उस वक्त थे, लेकिन साइड रोल में जो थे असरानी थे। लेकिन असरानी ने जिस दमदार तरीके से अपने उस आर्ट को, अपने उस अभिनय को, जो कॉमिक टाइमिंग उनकी रही थी उस फिल्म में, इतनी बेहतरीन ढंग से उस बड़े पर्दे पर उकेरा कि लोग जो हैं कहीं ना कहीं एक लाइकिंग जो है वो उस कैरेक्टर की बहुत ज़्यादा, यानी कि असरानी के कैरेक्टर की बहुत ज़्यादा हो गई। इनफैक्ट कादर खान से भी ज़्यादा लोग जो है असरानी के कैरेक्टर को आज भी तकदीर वाला में पसंद करते हैं। बिल्कुल। अच्छा मोनिका, असरानी साहब को अक्सर जाना जाता है उनके कॉमिक रोल्स के लिए, लेकिन क्या आप जानती हैं कि वो सिर्फ एक कॉमेडियन का ही किरदार नहीं निभाते थे, वो गाते भी थे? क्या आप जानती हैं ये बात? हाँ, मुझे पता चला कि उनके व्यक्तित्व के बारे में जब हम पढ़ रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें, कि वो गाते भी बहुत अच्छा थे। जी, इनफैक्ट उन्होंने प्रोफेशनली गाना भी गाया है। 1977 में एक मूवी आई थी, आलाप उसका नाम था। इसमें उन्होंने 2 गाने गाए हैं, उन दोनों गानों को उनके ऊपर फिल्माया भी गया है, और ये काफ़ी कम लोगों को ये बात पता है। इसमें जो गाने थे उसके अलावा उन्होंने फूल खिले हैं गुलशन गुलशन गाना भी गाया है। तो यानी कि प्रोफेशनली वो गाते भी थे। उनकी कला सिर्फ एक्टिंग तक ही सीमित नहीं थी, वो गाने भी गाते थे, साथ ही साथ में निर्देशन भी करते थे। उन्होंने फिल्म का निर्देशन भी किया है। हालांकि अपने कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते थे, और कॉमिक अंदाज के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है फॉर हिज कॉमिक रोल। तो ये अवार्ड भी अपने आप में, चूंकि फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा माना जाता है, ये अवार्ड भी वो खुद हासिल कर चुके हैं। बिल्कुल। देखिए, अब शोले जो ब्लॉकबस्टर हिट रही है 1975 के बाद, मुझे लगता है कि आज भी जब भी हम आम बोलचाल में जब भी असरानी का जिक्र होता है, शायद
उस फिल्म के डायलॉग जो हैं हर किसी के जहन में ज़िंदा हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारे फिल्में हैं जहाँ पर उनकी कॉमिक टाइमिंग को लेकर, डायलॉग डिलीवरी को लेकर आज भी असरानी को याद किया जाता है। और जैसे जैसे हम फिल्मों का जिक्र करें, कुछ और फिल्में हैं उनकी जो बहुत फेमस रही हैं, जैसे उनका किरदार रहा है हीरा लाल पन्ना लाल में, जो उन्होंने शेयर बाज़ार में लुटे हुए एक व्यापारी की एक रोल निभाया था। उसमें भी उनकी कॉमिक टाइमिंग को लेकर उनकी काफ़ी तारीफ हुई थी। इसके अलावा हम माला माल वीकली की बात कर लेते हैं। उस फिल्म में तो बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे थे जो कॉमेडी के लिए जाने जाते थे, लेकिन असरानी का जो कैरेक्टर उस फिल्म में निकल कर आया वो भी अपने आप में काबिले तारीफ है। बिल्कुल। और ऐसी ऐसी मूवीज जैसे भूल भुलैया हो गई, माला माल वीकली हो गई, ये ऐसी मूवीज हैं जो कि शायद से जो मिलेनियल जनरेशन है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण मूवीज रही हैं, क्योंकि इनकी कॉमिक टाइमिंग्स की तरह ही कई ऐसे हम आजकल मीम्स देखते हैं कि इस तरीके की कॉमेडीज आजकल बनाई ही नहीं जाती हैं, सिचुएशनल कॉमेडी जिसे कहते हैं। लेकिन अपने समय में इसी तरीके के फिल्मों में खेलते हुए असरानी नजर आए थे। चाहे भूल भुलैया आप देख लीजिए, बेहद ही शानदार फिल्म, लेकिन हॉरर कॉमेडी थी। और असरानी की मौजूदगी की वजह से, परेश रावल की मौजूदगी की वजह से, इन किरदारों की वजह से ये फिल्म हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी उतनी ही ज्यादा थी, क्योंकि सिचुएशनल कॉमेडी करना जानते थे। और इसमें हैरानी की बात यह है कि 1970 और 90 के दशक से जब उन्होंने स्ट्रगल शुरू किया, बहुत सारे फिल्मों में जो फ्लॉप भी रही मूवीज, उसमें भी उन्होंने अपने किरदार को उकेरा। तो आप ये सोचिए कि 1970 से लेकर अगर आज हम 2025 की बात कर ले तो आज भी उन फिल्मों का जिक्र होता है, उनके कैरेक्टर्स का जिक्र होता है। और आगे आने वाली पीढ़ी भी, शायद जेनजी की अगर हम बात कर लेते हैं, तो आगे आने वाली पीढ़ी भी आज भी अगर उन फिल्मों को देखती है तो असरानी के उन डायलॉग्स को याद करती है। बिल्कुल। और देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है मोनिका, कि जब हम बात करते हैं असरानी साहब की, निश्चित तौर पे वो कॉमेडी करते थे मूवीज के अंदर, लेकिन उनके डायलॉग्स में कई बार ऐसा ठहराव होता था, बिल्कुल ऐसी गहराई होती थी जो कि भले ही कॉमिक टाइमिंग के हिसाब से आप देख रहे हो, कॉमेडी के हिसाब से देख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात वो ऐसी कह जाते थे कि दर्शकों को भी छू जाती थी। कुछ ऐसे डायलॉग्स होते थे, जैसे वो कहते हैं ना सरकास्टिकली, व्यंग भी होता था, एक संदेश भी होता था उनके कॉमेडी में। तो मैं ऐसे ही कुछ डायलॉग्स हमारे साथ में है मोनिका, मैं चाहूंगी कि हम एक एक करके अपने दर्शकों को भी बताएं। ठीक है। जैसे कि घर वाली बाहर वाली, आपको वो मूवी याद है जिसमें वो एक तरफ है घर वाली, एक तरफ है बाहर वाली। इसमें भी असरानी साहब का एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि गुजरता हुआ वक्त बड़े से बड़े मसले को सुलझा देता है। अब देखिए कितना शानदार, ये पूरी कॉमेडी मूवी थी, कॉमिक मूवी थी, जिसमें एक सिचुएशनल कॉमेडी रहती है। एक व्यक्ति रहता है जो कि नेपाल जाता है, अनिल कपूर शायद इस मूवी में थे, और उनकी पूरी शादी की कहानी है ये। लेकिन उसमें भी असरानी साहब का रोल बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये डायलॉग भी उनका उतना ही महत्वपूर्ण है कि गुजरता हुआ वक्त है, बड़े से बड़े मसले को सुलझा देता है। अब समय तो दीजिए। बिल्कुल। जिस बात का जिक्र शिवांगी यहाँ पर कर रही है कि उनका कैरेक्टर ऐसा रहा है कि एक संदेश भी उनके कैरेक्टर में कहीं ना कहीं निकल कर आया है, और यही शायद उनकी कॉमेडी को सबसे अलग बनाती थी। कोई फूहड़ता उनकी कॉमेडी में नहीं थी, एफर्टलेस कॉमेडी से कह सकते हैं। और यही वजह रही है कि आज जब हंसते हंसाते असरानी को हम याद करते हैं, जब उनकी चले जाने की खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व को लेकर कई ऐसी बातें हैं जो वे निकल कर आ रही, शायद दर्शकों को नहीं पता है। और हम चाहते भी थे, मैं और शिवांगी, कि आज वो तमाम बातें जो हैं आप तक उनके किरदार की पहुँचे। बिल्कुल मोनिका, जैसे आपने कहा, अच्छा फूहड़ता की बात नहीं, लेकिन उस हद तक वो डायलॉग जरूर मारते थे। ये होता था सरकास्टिकली, व्यंग जो है, मीठे का अंदाज होता था, वो कभी भी फूहड़ नहीं लगता था। बात जरूर उतनी कर देंगे आप, जैसे कि आप वो मूवी उठाकर देखिए एक दूजे के लिए, जिसमें वो कहते हैं कि वो तो ऐसे चिपक गए जैसे कि अगर कोई कैंची की तरह चिपक गए। कैंची की तरह चिपक गए। सेंसर बोर्ड देख ले तो फिर बैन लगा दे, कैंची चला दे। तो इस तरीके के डायलॉग्स भी वो बोलते थे, तीखे अंदाज में बोलते थे, लेकिन उनका जो बोलने का तरीका होता था, डायलॉग डिलीवरी होती थी, वो ऐसी रहती थी कि बिल्कुल भी फूहड़ नहीं लगता था। और भी कई डायलॉग्स हैं, बोल बच्चन का ही देखिए, अच्छे वक्त की कड़वाहट उसके गुजर जाने के बाद ही पता चलती है। अब देखिए बुरे वक्त के बाद कैसे उन्हें अच्छे वक्त बुरे वक्त को तोड़ा। बोल बच्चन भी अच्छी मूवी थी, उसमें भी लेकिन उनका किरदार कितना हैवी था, छोटा था लेकिन हैवी किरदार था। उसके अलावा माला माल वीकली का हम जिक्र कर ही रहे थे, जहाँ पर
उनकी सिचुएशनल, हाँ, हाथी चले बाजार, हाँ, कुत्ते भौंके हजार, हाँ, ये उनका डायलॉग situational बहुत comedy फेमस है हुआ ये। था। आप कई बार ऐसा होता है, स्क्रिप्ट राइटर्स भी कहते हैं कि भैया हम इतना डिटेल में स्क्रिप्ट लिख नहीं पाते हैं जिस तरीके से ये तमाम जो एक्टर्स रहते हैं, चाहे असरानी साहब ही क्यों ना हो, कि ये जो सिचुएशनल कॉमेडी कर जाते हैं, इतनी डिटेल तो कई बार स्क्रिप्टिंग नहीं होती है, लेकिन जिस प्रकार का वो जॉनर करते आए थे, रोल प्ले करते आए थे, उसमें देखा गया था कि उनकी सिचुएशनल कॉमेडी ही सामने और आती थी। मुझे लगता है कि इस सिचुएशनल कॉमेडी की अगर हम बात करें तो इस डायलॉग का भी जिक्र करना बेहद जरूरी, जो फिल्म दोस्त का रहा है कि पति पत्नी की नाराजगी गर्मी की बरसात की तरह होती है जो हमेशा नहीं रहती है। आप देखिए, मतलब अगर आप डायलॉग लिखेंगे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इसकी डिलीवरी कैसे होगी। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए, एफर्टलेस कॉमेडी जिसे कहते हैं, सिचुएशनल कॉमेडी अगर हम कहते हैं कि असरानी इसके, वो कहते हैं ना कि मास्टर स्ट्रोक, बिल्कुल मूवी में कहीं ना कहीं उनके एक डायलॉग से हो जाता था, और वही है व्यंग भी व्यंग, बिल्कुल बिल्कुल जो उनकी डायलॉग डिलीवरी की हम हाँ, बात कर रहे थे, जैसे कि आपने हीरा लाल पन्ना लाल की बात करी थी, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि शहर बाजार में लुटे हुए व्यापारी की तरह रोइए, लेकिन हाँ। रोइए, प्लीज रोइए। तो देखिए ये जो व्यंग करते हुए भी वो नजर आते थे ना मूवीज के अंदर, वो भी अपने आप में बेहद खास था। तो ये जो ओवरऑल उनका किरदार था फिल्मी जगत के बाहर, यानी कि फिल्मों के पर्दे से हटकर, उसकी झलक जरूर फिल्मों में दिखाई देती थी, बड़े पर्दे पर दिखाई देती थी, लेकिन गोवर्धन असरानी अपने आप में ही चलती फिरती एक फिल्म थे। बिल्कुल, उनके देखिए अंदर ही इतने सारे अदाकार थे, कलाकार थे, किरदार थे। बिल्कुल, और किरदार थे, तभी हम कह रहे हैं कि उनका चला जाना सिर्फ एक अभिनेता का चला जाना नहीं है, वो एक दौर को अपने साथ ले गए हैं जहां पर अभिनय और ईमानदारी एक साथ चलती थी। और शायद यही वजह है कि आज भी जब भी हम उन्हें याद करते हैं तो उनके डायलॉग्स, उनकी डायलॉग डिलीवरी के लिए हम हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। बिल्कुल, और कई ऐसी मूवीज़ हैं जिसमें उनके किरदार ने समा बांधा, मूवी को बांधा, पिक्चर को बांधा। वो किरदार भले ही स्क्रीन पे 5 मिनट के लिए आया हो 3 घंटे की पिक्चर में, लेकिन वो किरदार ऐसा आया स्क्रीन पे कि आज भी यदि आप 50 साल के बाद में, 40 साल के बाद में उस किरदार को याद करेंगे तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि अच्छा उसे निभाया किसने था। जैसे कि शोले के हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि अब भाई हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं, जिस तरीके से उनकी एंट्री होती है, जिस तरीके से उनकी डायलॉग डिलीवरी होती है, प्रेजेंटेशन होता है, अपने आप का मजाक क्यों ना उड़ाना हो स्क्रीन पे, लेकिन दर्शकों के मन में बसना है, दर्शकों के माइंड में बसना है, ये उनका फॉर्मूला रहता था। और शोले में कितनी देर का उनका किरदार रहा होगा मोनिका? मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट। लेकिन उनके जेलर का जो कैरेक्टर निकल कर आया था उस शोले फिल्म में, मुझे लगता है कि क्योंकि शोले फिल्म में तो इतने बड़े बड़े एक्टर्स थे, मतलब आप अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया, हाँ, मतलब इतने दमदार कैरेक्टर्स थे, लेकिन उस जो स्क्रीन प्ले इतना दमदार लिखा गया था, उसमें एक कॉमेडी टाइमिंग और एक साइड कैरेक्टर को इतनी प्रतिभाशाली से उकेरना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और यही वजह हम कह रहे हैं बार बार कि शायद आने वाली पीढ़ी जो है जब भी उनके अभिनय को याद करेगी तो उस दौर को याद करेगी जब कॉमेडी और सादगी और ईमानदारी एक साथ चलती थी। बिल्कुल, और निश्चित तौर पे असरानी साहब का चले जाना पूरे फिल्मी जगत के लिए, हम सब के लिए बतौर दर्शक, बतौर फैंस एक बहुत दुखद समाचार है और एक ऐसा लॉस है जिससे शायद अब कभी नहीं भरा जा सकेगा। बिल्कुल।